नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य की इस आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हमारे इस व्याख्यान का विषय है हिंदी साहित्य का आरंभ एवं काल विभाजन। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है वह जो आदिकाल से माना जाता है, इसकी आरंभिक सीमा है वह विद्वानों के द्वारा अलग अलग बताई गई है। जैसे मिश्र बंधु इसका प्रारंभ 770 संवत से मानते हैं, आचार्य शुक्ल 1050 संवत से, गुलेरी जी इसका प्रारंभ 700-800 शताब्दी से मानते हैं और राहुल सांकृत्यायन इसका प्रारंभ 8वीं शताब्दी से मानते हैं। तो विचारणीय तथ्य यह है कि आरंभ की इस सीमा के संबंध में विवाद का कारण क्या है। पहला कारण तो यही है कि प्रामाणिक रचना के अभाव में केवल सूचना मात्र के आधार पर ही काल का आरंभ स्वीकार कर लेना। कुछ ऐसे ग्रंथ मिले जिनका मूल रूप उपलब्ध नहीं था, किसी अन्य ग्रंथ में उस ग्रंथ के बारे में नोटिस था, केवल सूचना थी कि पुण्य कवि ने 7वीं शताब्दी में ये ग्रंथ लिखा। उसके आधार पर हिंदी साहित्य के आदिकाल का आरंभ कुछ विद्वानों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और इसी प्रकार से दूसरा ये विवाद उत्पन्न इसलिए हुआ कि भाषा के विकास क्रम में वैदिक संस्कृत, उसके पश्चात पाली, उसके पश्चात प्राकृत और उसके पश्चात अपभ्रंश भाषा विकसित होती है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल कब से माना जाए, इस संबंध में विद्वानों से यह एक त्रुटि उत्पन्न हुई कि अपभ्रंश और हिंदी को एक मान लिया जाना। अपभ्रंश से हिंदी विकसित होती है, लेकिन प्रारंभिक अपभ्रंश और उत्तर अपभ्रंश है, उन दोनों में भी आपस में बहुत अधिक अंतर है। उत्तर अपभ्रंश है वह हिंदी के निकट है, लेकिन आरंभिक अपभ्रंश को हम हिंदी के निकट या हिंदी का रूप नहीं मान सकते। तो जिन विद्वानों ने अपभ्रंश और हिंदी को एक माना, उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ और पीछे तक ले गए, और जिन्होंने अपभ्रंश के पश्चात हिंदी साहित्य का आरंभ माना, वह हिंदी साहित्य को तब से मानते हैं जब अपभ्रंश का जो रूप है वह धीरे धीरे क्षीण होने लगा था। हालांकि अपभ्रंश में रचनाएं 15वीं शताब्दी तक भी होती रहीं, लेकिन 7वीं-8वीं शताब्दी के करीब अपभ्रंश और हिंदी में एक प्रकार का जो भेद है वह दृष्टिगत होने लग जाता है। तो विवाद इन दो कारणों से अधिक उत्पन्न हुआ। अब हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वान इसका प्रारंभ कब से मानते हैं। जैसे राहुल सांकृत्यायन और रामकुमार वर्मा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सिद्ध करते हुए आदिकाल का उद्गम 7वीं और 8वीं शताब्दी से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य से। रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की रचनाओं के भीतर मिलता है, जो 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में उभरता है। किंतु अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का शुद्ध साहित्यिक या काव्य रचनाओं का पता मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग मिलता है। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का आदिकाल 1050 से लेकर 1375 तक महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो शुक्ल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो तांत्रिक और योग मार्गी बौद्ध हैं, उनकी रचनाओं से पुरानी हिंदी का पता तो चलता है, लेकिन शुद्ध जो पुरानी हिंदी है वह हमें 1050 के समय से मिलनी प्रारंभ होती है। वह इसकी प्राचीन सीमा तो 7वीं शताब्दी तक ले जाते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य या हिंदी अपभ्रंश से अलग होकर हिंदी के साहित्य को वह 1050 से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता है। इस संबंध से हम ये विचार करेंगे कि अन्य जो विद्वान हैं उनका इस संबंध में क्या मत है। जैसे मिश्र बंधु है, उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ है वह 770 से माना है, संवत 770 से। वस्तुतः हम जो बात गौर करने लायक है वह यह है कि हिंदी साहित्य के आरंभ का प्रश्न हिंदी भाषा के आरंभ से जुड़ा हुआ है। ये जो भाषा है यानी हिंदी भाषा है, ये एक जन भाषा के रूप में विकसित हुई है।
और जनभाषा होती है वह अपने प्रवाह के रूप में एक रूप कभी नहीं रहती, क्योंकि जनभाषा जनता की भाषा है। तो जनता की प्रवृत्ति में परिवर्तन से, जनता के आसपास के वातावरण में परिवर्तन से उसमें रूप भेद आता है। स्थान से, स्थान अगर परिवर्तित होता है तब भी भाषा के रूप में, जनभाषा के रूप में परिवर्तित आता है। और काल यानी समय जैसे जैसे बीतता है वैसे भी जो भाषा है उसके रूप में परिवर्तन आता है। लेकिन जो उसका तत्व है, तात्विक समानता, उसे बनी रहती है। और जब तक वह तात्विक समानता है तब तक वह एक ही भाषा का बोध कराते हैं। जैसे हिंदी भाषा है उसमें भी स्थान और काल भेद से इसने अनेक रूप धारण किए हैं, जैसे मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू आदि, ये सब हिंदी के रूप भेद माने जा सकते हैं। लेकिन इन सब में एक समानता, तात्विक दृष्टि से एक समानता है। अगर हम समय की दृष्टि से देखें तो कुछ समय पहले वाला एक जनभाषा का साहित्य आज की जनभाषा के अनुकूल नहीं है। अतः भाषा के जो रूप भेद हैं उन्हें हम भुला देंगे, उन्हें हम नहीं मानेंगे कि इस यहाँ से भाषा परिवर्तित हुई है। हम भाषा का परिवर्तन कब मानेंगे? जब उसमें तात्विक रूप से परिवर्तन आता है। इस दृष्टि से अपभ्रंश को एक अलग भाषा और हिंदी को एक अलग भाषा मानने का आधार क्या है? कब उनमें वह तात्विक दृष्टि से अंतर आना प्रारंभ होता है? अपभ्रंश यद्यपि प्रारंभ होती है उससे वह 15वीं शताब्दी तक उसका साहित्य रचा जाता रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में, जहाँ सिद्धों और बौद्धों की बात शुक्ल जी कहते हैं, उस समय जो अपभ्रंश का जो शुद्ध रूप है उसके साथ साथ एक समांतर साहित्यिक रचना का माध्यम भी एक अन्यंत्र भाषा बनती है। वह अपभ्रंश का ही विकसित रूप है, जिसे कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश कहा है, कुछ ने जिसे पुरानी हिंदी कहा है और कुछ ने अवहट कहा है। लेकिन वस्तुतः आज की जो हिंदी भाषा है ये उस समय की 7वीं और 8वीं शताब्दी की अपभ्रंश का विकसित रूप है हिंदी, उसी का विकसित रूप ये हिंदी है। और इसी ही विद्वानों ने अपभ्रंश, उत्तर अपभ्रंश, पुरानी हिंदी और अवहट का नाम दिया है। चंद्रदत्त गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने इसे स्पष्ट घोषणा की और उत्तर अपभ्रंश को ही उन्होंने पुरानी हिंदी माना। यहाँ उत्तर शब्द अपभ्रंश से इतर भाषा का बोधक है। यह उससे अलग होने का नहीं बल्कि उसे इतर होने का एक रूप है। आचार्य शुक्ल जी ने भी गुलेरी जी के इस कथन के आधार पर उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को अपने साहित्य के इतिहास में स्थान दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसे कोई प्रवृत्ति विशेष निर्धारित नहीं की जा सकती। राहुल संस्कृत्यायन ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं लेख में उन्होंने हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों और बौद्ध धर्म के वज्रयान के तत्व के प्रचार की भाषा में सिद्ध किया है। शुक्ल जी के साथ कुछ कुछ सहमत होते हुए भी श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश काव्य का विवेचन आदिकाल के भीतर करते हैं। द्विवेदी जी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे, फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री बनाकर उसका विवेचन किया है। तो उत्तर काल में, अपभ्रंश के उत्तर काल में जो भाषा थी वह कुछ कुछ उस साहित्यिक अपभ्रंश से अलग हो रही थी और जनभाषा हिंदी के वह निकट पहुंच रही थी। इस संबंध में यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अपभ्रंश के बाद जो लोग अवहट का नाम लेते हैं और एक प्रकार का एक नया विवाद खड़ा करते हैं, वह एक भ्रम मात्र है
अवहट को अधिकांश विद्वान अवहट को अलग भाषा नहीं मानते हैं, लेकिन आज अधिकांश विद्वान अपभ्रंश को भी पुरानी हिंदी नहीं मानते। ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी मत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, परंतु जहाँ तक परंपरा का प्रश्न है, निस्संदेह हिंदी का परवर्ती साहित्य अपभ्रंश परंपरा का विकास है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश का प्रारंभिक रूप है उसे हिंदी नहीं मानते, लेकिन जो बाद का अपभ्रंश का रूप है, जो 7वीं 8वीं शताब्दी से चलना प्रारंभ होता है, उस रूप को निस्संदेह हिंदी की परंपरा का आधार माना जा सकता है। इसी प्रकार से रामकुमार वर्मा भी यही लिखते हैं कि हिंदी का आरंभ मगही भाषा में उन सिद्धों की कविता में हुआ जिन्होंने बौद्ध धर्म वज्रयान सिद्धांत का प्रचार 8वीं शताब्दी से करना प्रारंभ किया। तो यहाँ इस आरंभ के संबंध में निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि हम हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं 8वीं शताब्दी से मान सकते हैं। अपभ्रंश का जो साहित्यिक रूप से इससे इतर अपभ्रंश का जो रूप मिलता है वह हिंदी भाषा के आधार भूमि के रूप में कार्य करता है। हिंदी का जो रूप है या अपभ्रंश का जो रूप है वह उसकी परवर्ती रचनाओं में उसी रूप में नहीं मिलता है। वस्तुतः 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी या इसके बाद पाई जाने वाली समस्त अपभ्रंश भाषाओं की रचनाओं में भी अंतर है। जैसे पौम चरित्र 8वीं शताब्दी की, भविष्यत कथा 10वीं शताब्दी की भाषा को हम पुरानी हिंदी नहीं कह सकते, जबकि योगसार, पाहुड़ दोहा, दोहा कोश की भाषा को हम पुरानी हिंदी कह सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि अपभ्रंश का साहित्यिक रूप भी साथ चल रहा था और उसकी जन भाषा का रूप भी साथ चल रहा था, और जो उसकी जन भाषा का रूप है उसी से आगे चलकर हिंदी भाषा का उद्भव होता है, और तब से ही हम आदिकाल की आरंभिक सीमा मान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आदिकाल की अंतिम सीमा कब माना जाए। इस संबंध में अधिक विवाद नहीं है विद्वानों में। इस संबंध में अधिकांश रूप से ऐक्य है। जैसे ग्रियर्सन इसका समय अंतिम समय 1400 ईस्वी मानते हैं, मिश्र बंधु 1389 ईस्वी, और शुक्ल के अनुसार 1318 ईस्वी, और रमाशंकर शुक्ल रसाल के अनुसार 1343 ईस्वी को हम आदिकाल का अंतिम समय मान सकते हैं। जिस प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल की आरंभिक सीमा विवादग्रस्त रही है, तो थोड़ा बहुत विवाद यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले सर्वप्रथम विद्वान ग्रियर्सन हैं। उन्होंने 1400 मान लिया है, लेकिन यहाँ विवाद रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किए गई अंतिम सीमा को लेकर है। रामचंद्र शुक्ल ने इसका अंतिम सीमा 1318 स्वीकार की है, और रमाशंकर शुक्ल इसे 1343 तक ले गए हैं। शुक्ल जी ने विद्यापति को आदिकाल के अंतर्गत रखा है, और विद्यापति का रचना काल उन्होंने 1375 से 1418 ईस्वी के मध्य माना जाता है, और उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1318 मानी है। तो ये 100 वर्षों का जो अंतर है यह एक विवाद का कारण बनता है इसकी अंतिम सीमा को लेकर। इस दृष्टि से यदि हम विद्यापति को आदिकाल में शामिल करते हैं शुक्ल जी के अनुसार, और अगर हम विद्यापति का समय 1418 अंतिम समय मानते हैं, तो आदिकाल की अंतिम सीमा 1418 निर्धारित की जा सकती है। क्योंकि इसमें संदेह नहीं कि भक्ति काल में जो जो प्रवृत्तियां आगे जाकर विकसित हुई उनकी भूमिका विद्यापति के पूर्व ही पूर्ण हो चुकी थी। अतः विद्यापति को भक्ति काल में रखकर 14वीं शताब्दी के मध्य को आदिकाल की अंतिम सीमा मानना ही समीचीन या उपयुक्त है। दूसरे शब्दों में शुक्ल जी ने जो 1318 ईस्वी समय निर्धारित किया है, उससे 2-3 दशाब्दी तक आदिकालीन साहित्य की प्रचार सामग्री का आधार मान सकते हैं। कुल मिलाकर लगभग 1350 ईस्वी के आसपास तक
आदिकाल की अंतिम सीमा को हम स्वीकार्य मान सकते हैं। तो इसकी आरंभिक सीमा 7वीं-8वीं शताब्दी से और इसकी अंतिम सीमा 14वीं शताब्दी के मध्य तक मानना समीचीन है। अधिकांश विद्वान और भाषा के स्वरूप विकास की दृष्टि से, प्रवृत्तियों के विकास की दृष्टि से आदिकाल की यह समय सीमा निर्धारित की जा सकती है जो सर्वमान्य हो सकती है। तो आज हमने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा और आदिकाल की अंतिम सीमा के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मतों को और विभिन्न विद्वानों के मतों के आधार पर, तर्क के आधार पर एक समीचीन दृष्टिकोण को जानने का प्रयत्न किया। आगे की कक्षा में हम हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाए इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद।